Good morning students. BSc part 3rd, paper 2nd. Today we are going to discuss normalization of wave function. आज हम तरंग फलन का प्रसमानीकरण पढ़ेंगे. वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन किसी गति करते हुए कण के साथ एसोसिएटेड वेव के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी देता है. नाउ व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन? वेव फंक्शन का प्रसमानीकरण क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल बीइंग एट टाइम t in a volume element dv where dv is equal to dx dy dz located at the point r is given by modulus psi rt square dv. किसी वॉल्यूम एलिमेंट या आयतन अल्पांश dv में पॉइंट r पर और समय t पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को हम इस प्रकार लिख सकते हैं: मॉडुलस साई आर टी स्क्वायर डी वी. The probability of finding the particle anywhere in space at time t must be equal to unity. अब अगर हम संपूर्ण आकाश में देखें तो संपूर्ण आकाश में कण का अस्तित्व कहीं ना कहीं तो होगा ही. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता 1 के बराबर आनी चाहिए. और इसी को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं: इंटीग्रल ओवर स्पेस साई आर टी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1. दिस इक्वेशन इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. इस समीकरण को प्रसमानीकरण प्रतिबंध कहते हैं. द वेव फंक्शन ओबेइंग दिस कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. जो तरंग फलन इस प्रसमानीकरण प्रतिबंध का पालन करते हैं, ऐसे तरंग फलन को प्रसमानीकृत तरंग फलन कहा जाता है. अगर हमारे पास कोई एक ऐसा वेव फंक्शन हो जो कि नॉर्मलाइज्ड नहीं हो, तो हम उसे एक ऐसे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन आए वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आए. इसके लिए देखते हैं. सपोज वी हैव अ वेव फंक्शन फाई आर टी. मान लीजिए हमारे पास एक वेव फंक्शन है फाई आर टी, जिसे पूरे स्पेस में समाकलन करने पर जो रिजल्ट आता है वो ये है: इंटीग्रल ओवर स्पेस मॉडुलस फाई आर टी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू एन. यहाँ हम देख रहे हैं कि इस वेव फंक्शन फाई आर टी के मॉडुलस का स्क्वायर लेने पर और संपूर्ण आकाश में समाकलन करने पर उसका मान 1 नहीं आता और n आता है, जहाँ पर n एक कांस्टेंट है. इसका अर्थ यह निकलता है कि ये जो वेव फंक्शन फाई आर टी है ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन नहीं है. ऐसे वेव फंक्शन फाई आर टी को हम अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं. अब यदि इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ कैपिटल N से डिवाइड कर दें तो राइट हैंड साइड में तो 1 आ जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड में जो 1/n है, उस 1/n को अगर हम स्क्वायर के अंदर ले लेते हैं तो रिज़ल्ट आता है इंटीग्रल ओवर स्पेस मॉडुलस 1/√n फाई आर टी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1. यहाँ ये क्लियर है कि अगर वेव फंक्शन फाई आर टी को 1/√n फाई आर टी से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये जो नया वेव फंक्शन है यह नॉर्मलाइज्ड होता है, क्योंकि इसका संपूर्ण आकाश में समाकलन 1 के बराबर आ रहा है. इस प्रकार फाई आर टी तो अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हुआ, किंतु 1/√n फाई आर टी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो गया है. यहाँ 1/√n एक कांस्टेंट है,
तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद वेव फंक्शन अननॉर्मलाइज्ड से नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बन जाए, ऐसे कांस्टेंट को नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। सो हेयर इन दिस कंडीशन यहाँ पर 1/√n नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है और जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन आ रहा है 1/√n phi RT वो एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। Now we will discuss some properties of normalization condition. पहली है normalization condition is independent of time, अर्थात प्रसमानीकरण प्रतिबंध समय पर निर्भर नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का अर्थ है कि कण के पूरे स्पेस में पाए जाने की प्रायिकता 1 के बराबर होती है, जो कि हमेशा सत्य होता है क्योंकि कण एक छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में से हो सकता है कि उसकी प्रायिकता घनत्व कम या ज़्यादा हो, लेकिन संपूर्ण आकाश में वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व होना आवश्यक है। इसलिए समय के साथ यह परिवर्तित नहीं होगा और इंटीग्रल PRT/dV कांस्टेंट के बराबर होगा। अगर इंटीग्रल PRT/dV एक कांस्टेंट है तो उसका समय के साथ अवकलन या टाइम डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। इसलिए हम लिख सकते हैं del/del t इंटीग्रल PRT/dV इज इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट में हम वेव फंक्शन phi RT को एक नए वेव फंक्शन psi RT को एक नए वेव फंक्शन psi प्राइम RT से रिप्लेस कर रहे हैं, जहां psi RT को e⁻i अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया वेव फंक्शन psi प्राइम RT बना है। यहाँ अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, तो e⁻i अल्फ़ा ने सिर्फ psi RT का फेस चेंज किया है, इसलिए इसको हम फेस फैक्टर बोलते हैं। अब जो नया वेव फंक्शन हमारे पास आया है psi प्राइम RT, इस वेव फंक्शन का अगर हम प्रायिकता घनत्व निकालें तो वो होता है psi प्राइम RT मॉडुलस स्क्वायर, जो कि बराबर होता है psi प्राइम स्टार RT मल्टीप्लाइड बाय psi प्राइम RT। psi RT है e⁻i अल्फ़ा psi प्राइम RT है e⁻i अल्फ़ा psi RT और psi प्राइम स्टार RT है e⁻i अल्फ़ा psi RT। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर e⁻i अल्फ़ा और e⁻i अल्फ़ा कैंसिल हो जाते हैं और psi प्राइम RT मॉडुलस स्क्वायर हो जाता है psi RT मॉडुलस स्क्वायर। इसका यह अर्थ हुआ कि e⁻i अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने के बाद प्रायिकता घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दिस इम्प्लाइज दैट द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन, इट्स पोजिशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड नॉर्मलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ फेस फैक्टर। अर्थात फेस फैक्टर को किसी वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने पर उस वेव फंक्शन की भौतिक सार्थकता, उसकी स्थिति प्रायिकता घनत्व और प्रसमानीकरण आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट है फॉर नॉर्मलाइजेशन इट इज़ नेसेसरी दैट व्हेन x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, y टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एंड z टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, देन psi RT शुड वैनिश। अर्थात अगर x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो, y टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो और z टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो तो psi का मान वैनिश हो जाना चाहिए, अर्थात शून्य हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और x y z के बढ़ने के साथ साथ
साई आर टी का मान भी बढ़ता है, तो एक्स वाई जेड के इन्फिनिटी होने पर साई आर टी भी इन्फिनिटी हो जाएगा और साई आर टी स्क्वायर भी इन्फिनिटी हो जाएगा, अर्थात प्रायिकता घनत्व इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें पता है कि प्रायिकता घनत्व का अधिकतम मान 1 होता है, इसलिए प्रसमानीकरण प्रतिबंध का पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि जब एक्स वाई जेड प्लस माइनस इन्फिनिटी के बराबर हों तब साई आर टी वैनिश हो जाए, अर्थात शून्य हो जाए। फोर्थ है, द वेव फंक्शंस सेटिस्फाइंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस। जो वेव फंक्शंस या जो तरंग फलन प्रसमानीकरण प्रतिबंध का पालन करते हैं उन्हें वर्ग समाकलनीय फलन भी कहते हैं। In the next class, we will discuss probability current density. Thank you.